बजट ब्रह्मास्त्र लगातार सुबह से चर्चा जारी है। ये जानने की कोशिश की जा रही है पूरे राजस्थान की जनता से। खास सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, खास मेहमान, लगातार चर्चा जारी कि आखिर क्या निकलेगा इस पिटारे में से। प्रतियां पहुंच चुकी है सदन में, बस 11 बजे का इंतजार। मेरी सहयोगी श्वेता मिश्रा अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गई है, उनके साथ खास सहयोगी भी हैं। श्वेता, ओवर टू यू, चर्चा को जारी रखिए। बिल्कुल पूनम, देखिए सुबह से चर्चा कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बजट की कॉपियां भी विधानसभा पहुंच चुकी है। लेकिन बेहद अहम है जब हम उम्मीदों की बात करते हैं, और उम्मीद इस बार भी बजट से बहुत ज्यादा, इसलिए भी क्योंकि नई सरकार है और नई सरकार का पहला ये पूर्णकालिक बजट है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि विजन 2047 की झलक इस बजट में नजर आएगी। जिस तरह से बात की जाती थी गरीब की, किसान की, महिला की, युवाओं की, इस पर फोकस ये बजट रहेगा। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि जब हम अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं तो बारीकी से उसे समझना भी जरूरी है। और मैं एक बार इंट्रोड्यूस भी करा देती हूँ, हमारे साथ निर्मल तिवारी जी हैं, एसोसिएट एडिटर है, सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ विनोद सिंह चौहान जी हैं, विमल कोठारी जी भी हमारे साथ हैं, एसोसिएट एडिटर, और साथ ही एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जी भी हमारे साथ है। चर्चा ऋतुराज जी आपसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम बजट की बात करते हैं तो उसका आकार भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर बार यह आकार बढ़ रहा है, उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। क्या मिलेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, उम्मीदों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरी तरह से जोर रह सकता है इस बजट में। मुख्य बात यह है कि मेट्रो को लेकर जो विस्तार की बात कही जा रही है विद्याधर नगर तक, उस मेट्रो के विस्तार के लिए बजट भी आवंटित होना है, और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उसके इर्द गिर्द काफ़ी हद तक बजट रहने वाला है, जिसमें सड़क, पुल, इन सब का निर्माण है, एलिवेटेड रोड का निर्माण है प्रस्तावित। इसी तरह से रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट है उसमें भी चूंकि 2025 तक फंक्शनल करना है रिफाइनरी को, तो इसलिए बजट में कुछ बात कही गई हो सकती है। बाकी जो बजट का पूरा आकार होगा वो जो लेखानुदान में प्रस्तुत किया गया है उसी को बढ़ोतरी करके बजट में बताया जाएगा। लेकिन एक, जैसा कि आपने कहा कि विजन 2047 को लेते हुए एक तस्वीर बनाने की कोशिश की जाएगी। 3,90,000 करोड़ पिछले बार का बजट रहा है, तो और इस बार ये 4,00,000 करोड़ से ज़्यादा आंकड़ा पार होने की पूरी संभावना है। जो बजट का आकार बढ़ता है उसमें जो उम्मीदों की जो तस्वीर है राजस्थान के निवासियों की, वह नज़र आती है कि किस तरह से उम्मीदें जिस तरह से बढ़ रही हैं उसी तरह से बजट का आकार लगातार बढ़ रहा है। और चूँकि पहला पूरा बजट है, पूर्ण बजट है भजनलाल सरकार का, तो उम्मीदों का पारोवार बहुत है, और इसी कारण से जो बजट है काफ़ी हद तक लोक लुभावना होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर रहेगा, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिसका उद्घाटन अंतिम साल से पहले भजनलाल सरकार कर सके, इस पर जोर रहने वाला है। बिल्कुल। विमल जी, टैक्स की जब हम बात करते हैं तो टैक्स ऐसा शब्द कह सकते हैं, ऐसी ज़रूरत है जो कि हर वर्ग के लिए है। कुछ भी खरीदने जाओ, आप खरीदारी करो, अपने लिए बात करो, परिवार के बिजनेस, सबसे रिलेटेड है ये। क्या इसे लेकर भी इस बजट में कुछ नज़र आ सकता है, कोई फैसला हो सकता है? बिल्कुल। जहाँ तक श्वेता जी टैक्स की बात करें तो जीएसटी एक ऐसा इशू है जो अभी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, ये सेंट्रल के पास चला गया, और जो भी टैक्सेशन को लेकर के जो भी चेंजेज होते हैं उसमें राज्य सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। लेकिन पेट्रोल और डीजल पर वेट की बात करें, जैसा कि हमने कल भी दर्शकों को दिखाया था कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उन कीमतों में कुछ गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि ये बात अलग है कि राज्य सरकार के पास देने के लिए क्या है। इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी यदि राज्य सरकार के टैक्स की बात करें तो टैक्स पे जो इनकम हो रही है, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमारा इंटरेस्ट के ऊपर हो रहा है, क्योंकि 5 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का राज्य के ऊपर कर्जा है। अगर अब स्थिति ये है कि कर्ज को चुकाने के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ता है। अब यदि आपकी जेब में कुछ है ही नहीं तो आप दोगे क्या? बजट से उम्मीद की जा सकती है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। टैक्स की बात करें, टैक्स में 2-3 बिंदु और भी हैं, जैसे एक वाणिज्यकर विभाग के पुनर्गठन की बात की जा रही है। एक बार दोबारा पुनर्गठन होगा, वाणिज्यकर विभाग का दायरा बढ़ेगा। एक लेटेस्ट आंकड़े जो अभी हमने कुछ दिनों पहले दर्शकों को दिखाए थे, जिसमें यह था कि जून क्वार्टर के अंदर जहां पूरे देश के अंदर जीएसटी का और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, अर्थात टैक्स से मिलने वाली आय बढ़ रही है, वहीं राजस्थान में ये नकारात्मक है। अर्थात जून 2024 के जो आंकड़े हैं उन जून 2024 के आंकड़ों में करीब 18% के आसपास का लेस हुआ है। इस पर भी हम लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बात आपने ठीक कही कि सीमित होता है राज्य सरकार के हाथ में, लेकिन उस सीमित होने के बावजूद भी कितना बेहतर किया जा सकता है फैसला, इसकी उम्मीद जरूर है। चलिए, क्योंकि चर्चा हम यहाँ पर आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ लगातार बने हुए। लक्ष्मण, आपके साथ कोई मेहमान है, क्योंकि हर एक एंगल पे, हर एक सेक्टर को लेकर हम बात कर ही रहे हैं।
वहां से जरूर जानना चाहेंगे कि क्या और जानकारी या क्या और उम्मीदें हैं। श्वेता शायद आवाज पहुंच रही है, मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेती हूँ लक्ष्मण जी से बातचीत करने की। लक्ष्मण जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो अपने मेहमान के साथ आप चर्चा को जारी रखिएगा और बताइएगा कि किस तरीके से आर्थिक मामलों में किस तरह से टेक्निकली भारतीय जनता पार्टी सोचती है, सरकार सोचती है। देखिए, निश्चित तौर पर हम डॉक्टर PS बोरा से यही बात कर रहे थे कि किस तरह से भाजपा सोच रही है, जो लॉन्ग टर्म की बात है वो क्या है और किन सेक्टर्स पे आपको लग रहा है और टैक्सेस को लेकर क्या सोचते हैं आप। देखिए, जैसे कि फर्स्ट चल रहा है कि सीईओ साहब को मैडम ने बताने की कोशिश की है कि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से बजट है, तो अच्छी बात है अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो होना भी चाहिए, क्योंकि एक राजस्थान को एक लंबे अरसे के बाद हमारे सूबे को केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार है और राज्य में भी है। लेकिन बात यह है सर कि कुछ चीज़ें हमें अगर फैक्ट से समझना है तो आज हमारे सूबे पे, हमारे इस राजस्थान में 6 लाख करोड़ के आसपास का एक ऋण है और पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर हम आ रहे हैं। बेरोजगारी भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। अब आप ये देखते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा डिस्कॉम है, अगर आप डिस्कॉम के फाइनेंशियल फैक्ट्स भी देखें तो तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का नुकसान चल रहा है, तो उसको किस तरीके से सरकार करती है देखने वाली बात है। लेकिन अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो मुझे तो ये लगता है कि 30% का कंट्रीब्यूशन हमारे राज्य के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का है। और दूसरी बात यह है कि ये भी आप देखिए कि 2047 के हिसाब से अगर आप विकसित भारत के हिसाब से बजट बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये मानिए कि निजी क्षेत्र के पास ही बागडोर रहेगी। सरकार को पूर्णतया सोशल वेलफेयर पे आ जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था की बागडोर निजी क्षेत्र को दे देनी चाहिए। लेकिन निजी क्षेत्र को देने के लिए 3-4 चीजें जिन पे आप सोचें। राजस्थान के हिसाब से मुझे लगता है कि स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को सरकार स्पोर्ट्स फंड्स दे, हम हमारे यहां से खिलाड़ी पैदा करें सर। वो खिलाड़ी जब पैदा होगा ना तो वो बेरोजगारी की रेस से बाहर निकलेगा, वो देश के लिए पदक लेके आएगा और उसके पास आगे कई स्कोप हैं। सेकंड बात जो मुझे लगती है कि हमें हमारे टीचर्स को भी एक एजुकेटर के रूप में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि निजी क्षेत्र के पास ही रोजगार की बागडोर होने वाली है और उन्हें हर दिन एक नया एफिशिएंसी चाहिए। तीसरी बात मुझे जो लगती है सर वो ये है कि हमें हमारे बड़े शहरों को, स्पेशली जयपुर को, अब हमें एक मेट्रो हब के रूप में एस्टैब्लिश करना चाहिए हमें, क्योंकि केंद्र में भी हमारी सरकार है। मुझे लगता है कि जैसे एक समय था जब आपने देखा हैदराबाद डेवलप हुआ, बेंगलुरु डेवलप हुआ, अब जयपुर का टाइम है सर, क्योंकि ये शहर अब भर चुके हैं और जयपुर वेल कनेक्टेड है। अब आप सड़कों से देखिए या दूसरे नेटवर्क से देखिए, तो अब मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से स्पेशली सर्विस सेक्टर में हमारी सरकार को केंद्र के साथ नेगोशिएट करके जयपुर को अब एक मेट्रो हब बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पास अब सब कुछ है। और दूसरी बात, टूरिज्म पे हमें फोकस करने का बड़ा जरूरी हो गया है और टूरिज्म के लिए सरकार कोशिश ये करे कि हर शहर में कुछ ऐसे स्पॉट डेवलप करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस होकर काम करे, तो रेवेन्यू के कई ऐसे सोर्सेज हैं जो कंटेम्पररी बिल्ड किए जा सकते हैं। को लेकर हर कोई ये भी चाहता है कि हमें यहाँ पर कुछ इस बार मिल जाए, लेकिन सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए, डिमांड पूरी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। और यही बड़ा चैलेंज सरकार के लिए भी हो जाता है कि बजट में क्या लिया जाए और क्या नहीं। बहरहाल चर्चा को चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद सिंह चौहान जी, विनोद जी, अलग अलग मुद्दे पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन पानी का मुद्दा राजस्थान के लिए बहुत अहमियत रखता है। और जब से भजनलाल सरकार बनी इसके बाद जो पेंडिंग फैसले थे, ERCP हो या दूसरे अहम फैसले हो, वो भी लिए गए। लेकिन पानी इस बजट में कितना अहम रोल अदा करेगा? देखिए, पानी सीधा सीधा किसान से जुड़ा हुआ है। चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ने किसान को पहली पंक्ति में खड़ा किया है। बड़ा तबका है, बड़ी उम्मीद है। सरकार के 2 डीम प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं। पहला है ERCP, दूसरा है यमुना जल। दोनों विवाद भजनलाल सरकार में आते ही सुलझे। देखिए, विस्तार का बजट रहेगा, दोनों योजनाओं को विस्तार दिया जा सकता है। अगले 1 साल के लिए ERCP में कितना पैसा लगेगा, यमुना जल की DPR तैयार करनी है, उसके लिए प्रबंधन करना है। दूसरी बड़ी बात यह है, देखिए जिस तरीके से ERCP है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, अब सरकार एक नया नाम ला सकती है, पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना, यानी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। पश्चिमी राजस्थान के वो जिले जो सूखाग्रस्त हैं, वहाँ बांधों को नदियों से जोड़कर किस तरीके से
तरोताज़ा किया जा सकता है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है और 3 बड़े प्रोजेक्ट लाए जा सकते हैं। एक संकल्प पत्र में शामिल ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, वो है वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग। उसके लिए भी काम चल रहा है। उसकी डीपीआर इनलैंड वाटरवे दिल्ली में तैयार करेगा, ये घोषणा भी हो सकती है। तो सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है और सिंचाई का पानी और पेयजल, ये 2 बड़ी प्राथमिकता है राजस्थान की, जिन्हें पूरा करने की इस बजट में कोशिश रहेगी। 4 पैसा सैंक्शन करेगी, घोषणा करेगी। बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरी भी है, बेहद बड़े प्रोजेक्ट है ये, और इसलिए यही माना जा रहा है कि इसको एक्सपेंशन मिल सकता है इस बजट में। निर्मल जी भी हमारे साथ हैं। निर्मल जी, हम अगर टूरिज्म की बात कर लें, राजस्थान का अगर नाम लेते हैं तो टूरिज्म साथ में कनेक्ट ही हो जाता है। टूरिज्म के लिहाज से क्या नज़र आता है आपको, वन क्षेत्र के लिहाज से बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और हर कोई कहीं ना कहीं टूरिज्म से ही कनेक्ट होती है। बजट में कितनी प्रायोरिटी इससे मिल सकती है? देखिए श्वेता, पहली बात तो ये है कि जो वित्त मंत्री हैं, जो पर्यटन मंत्री हैं, वो उप मुख्यमंत्री, यानी उप मुख्यमंत्री जो बजट पेश करने जा रही हैं दिया कुमारी, उनके पास पर्यटन भी है, महिला बाल विकास भी है, पीडब्ल्यूडी पे तमाम ऐसे महकमे जो जनहित से जुड़े हुए हैं। लेकिन बजट में मैं पर्यटन या दूसरे सेक्टर की बात करूं उससे पहले एक बात जरूर बता देता हूं, ये जो बजट आने वाला है ये लोक लुभावन बजट नहीं होगा, क्योंकि सरकार की किसी तरह की कोई सियासी मजबूरी नहीं है। ये व्यवहारिक बजट होगा और इसमें राशि के प्रावधान की जगह आयोगों का गठन, बोर्ड के गठन, कमेटियों के गठन की बात होगी, जो जनहित से जुड़ी योजनाओं के लिए इस तरह के बोर्ड गठित किए जा सकते हैं। रही बात पर्यटन सेक्टर की, तो बहुत बड़ी बात पर्यटन को लेकर के ये हो सकती है कि सरकार एक टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन की इसमें प्रावधान कर सकती है। वो इसलिए कर सकती है क्योंकि प्रदेश में इस बार 18 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा पिछली बार पर्यटक आए, उससे अभी तक 7 करोड़ से ज़्यादा 5 महीने में आ चुके हैं, 24 करोड़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जाएगा, जो पर्यटन में किस तरह से आधारभूत ढांचे को सुधार किया जा सके उसको लेकर उसमें किया जाएगा। एडॉप्ट ए हेरिटेज, एक नई योजना का इसमें प्रावधान किया जा सकता है, जिसमें हेरिटेज को कोई भी एडॉप्ट कर सकता है ताकि उसका विकास किया जा सके, उसका रखरखाव हो। चौथा जो है वो सबसे बड़ी बात है नई पर्यटन नीति, क्योंकि 2019 में लास्ट पर्यटन नीति आई थी, तो उस नई पर्यटन नीति को लेकर की सरकार इसमें घोषणा कर सकती है। रही बात अगर हम पेट्रोलियम सेक्टर या खनन सेक्टर की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर वो खनन सेक्टर है। तो किस तरह से आरएमएमसीआर के अंदर बदलाव किए जाएं, किस तरह से उसको और लचीला और सहज बनाया जा सके, इसको लेकर के इसमें प्रावधान किए जा सकते हैं। रिफाइनरी की बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऋतुराज जी कर रहे थे, लेकिन अभी रिफाइनरी को लेकर जिस तरह के फंड्स की जरूरत है, सरकार अपनी तरफ से मैचिंग ग्रांट दे पाए, ऐसा लगता नहीं कि वित्तीय संसाधन इतने मजबूत हैं, क्योंकि सरकार का सीधा फोकस इस समय हम खुद की आर्थिक सेहत को सुधार करने में होगा। जो जिस तरह, क्योंकि परिवर्तित बजट है श्वेता, ये इसको इस रूप में कहा जा सकता है क्योंकि लेखानुदान 3 महीने का आ गया, उसके बाद 9 महीने बचे हैं इस वित्त वर्ष के अंदर, तो इसलिए परिवर्तित बजट है। इसमें नई घोषणाओं से बच करके जो घोषणाएं लेखानुदान में की थी उनको किस तरह से उनका वित्त पोषण किया जाए, किस तरह से उनको आगे बढ़ा जाए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये बजट लोक लुभावन नहीं होकर व्यवहारिक बजट होगा। हो सकता है जनता को ज्यादा पसंद ना आए ये बजट, लेकिन जनहित में इसलिए होगा कि हम 2047 की बात करते हैं, जैसे आप भी कर रही थी, तो 2047 पे फोकस करना है, तो वित्तीय प्रावधानों से बचना होगा, और जो एग्जिस्टिंग योजना है उनको किस तरह से वित्त पोषित किया जाए वो बहुत जरूरी है, उनको फाइनेंशियली किस तरह से हम नॉरिश कर सकते हैं। और दूसरा, फिर कह रहा हूं कि बोर्ड, आयोग, कमेटियों का गठन होगा नई योजनाओं को लेकर, 2-3 साल में, 1 साल में, 2 साल में उनकी रिपोर्ट आएगी। और लोक लुभावन बजट की हम बात करते हैं जब सरकार अपना अंतिम बजट पेश करती है या उससे पहले का बजट पेश करती है। सरकार के पास अभी पूरे 4 साल से ज्यादा का वक्त है, तो 2 साल तो अभी कमेटी, बोर्ड और जो आयोग गठित किए जाएंगे वो अपनी रिपोर्ट्स रखेंगे, वो नई नई नीतियों को लेकर उनकी नई नई, बहुत ज्यादा उम्मीद आम जन ना करे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए आमजन को। आमजन को उम्मीद इसलिए, हालांकि आमजन की उम्मीद इसलिए कि डबल इंजन की सरकार इतना प्रचारित किया गया, आमजन को लगता है कि सब कुछ केंद्र हमें ही दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, तो सोचना यह चाहिए कि बजट व्यवहारिक हो, थोथी घोषणाओं से बचा जाए जिनका वित्त पोषण नहीं किया जा सके, हम करने में सक्षम नहीं हो पाए। तो हम जिसको करने में सक्षम है वही इस बजट में देखने को मिलेगा। जनता को हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन जनहित का बजट हो। लेकिन एक बात और, आपने कहा कि लोक लुभावन बजट ये नहीं होगा क्योंकि कोई ऐसा वजह नहीं है सरकार के सामने, लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि 5 विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इस लिहाज से वो जो 5 क्षेत्र रहेंगे वो प्रायोरिटी में हो सकते हैं, कुछ खास उसमें हो सकते हैं, तो क्या वाकई में निश्चित तौर पर देखिए, थोड़ा सा इसमें सियासी पुट हर चीज में देखने को मिलता है, क्योंकि 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन उन विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित, हालांकि बजट चूंकि पूरे प्रदेश का होता है श्वेता, किसी विधानसभा क्षेत्र या जिले का नहीं होता, लेकिन वो जिस जिले की विधानसभा क्षेत्र उन जिलों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी। पूरे राजस्थान का जो जीडीपी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 नंबर पे रहा। हमने ओपीएस, हमने राइट टू हेल्थ, हमने मिनिमम गारंटी एक्ट जैसे बड़े प्रावधान करके राजस्थान को नई ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया।
इन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री जी के इस बयान के बाद कि हम पिछली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, चिरंजीवी योजना को बंद किया गया, 25 लाख का इलाज, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इनके द्वारा बंद किया गया, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को बंद किया गया, अन्नपूर्णा किट योजना को बंद किया गया, अन्नपूर्णा रसोई को बंद करने का काम किया जा रहा है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जिससे कि शहरों का सौंदर्यीकरण और शहर में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा था, उस योजना को बंद करने का काम किया गया। और यही नहीं, राजीव गांधी युवा मित्र, महात्मा गांधी प्रेरक, इनको भी हटाने का काम इस सरकार के द्वारा किया गया। ये सरकार पिछले 7 महीने से ओपीएस का जवाब देने से बच रही। क्षेत्र हर वर्ग को मिलेगी सौगातें। धन्यवाद। तो बिल्कुल टीकाराम जूली को अभी आप सुन रहे थे, लेकिन देखिए चर्चा हम कर रहे थे और इससे पहले निर्मल जी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा उम्मीद इस बजट से नहीं रखनी चाहिए क्योंकि लोक लुभावन तो ये बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। हमारे साथ फूलचंद बड़बड़वाल जी हैं, किसान नेता हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फूलचंद जी, जब बजट की बात होती है, सरकार की बात होती है, तो वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता में महिला है, युवा है, किसान है और गरीब है। तो ऐसे में कृषि बजट भी पिछली बार अलग से आया था, किसान क्या उम्मीद कर रहा है? क्या वाकई में नई सरकार से जैसे आम जन उम्मीद लगा के रखे, इस बजट से किसान की भी कुछ खास उम्मीदें हैं? किसान की सबसे पहली उम्मीद तो ये है कि मेरे किसानों की जो जमीन नीलाम हो रही थी उसको मुद्दा बना के बीजेपी सरकार में आई, उनकी जमीन कैसे बचे और वो कर्ज मुक्त कैसे हो। दूसरी, जो गत सरकार 5 साल तक बाजरा यहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है, उसके एक दाना भी नहीं खरीद हुई गहलोत सरकार में, उस बाजरे की खरीद की संपूर्ण मतलब एमएसपी की गारंटी, उसको मूल्य मिले और किसान के घर तक ये चीज़ पूछे, ये किसान उम्मीद करती है सरकार से। दूसरी बात, किसान हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। अगर ये गवर्नमेंट हर खेत को पानी देने में सफल होती है तो यहाँ बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाती है। अभी लोग किसानों को बहुत कुछ दे दिया पर किसानों को दिया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस टाइम 100 रुपए तनख्वाह में एक कर्मचारी काम करता था वो आज 1 लाख रुपए पर मंथ ले रहा है। और उसकी आर्थिक स्थिति ये सरकार उस चीज को दे रही है, 100 रुपए देने वाले को 1 लाख रुपए पर मंथ दे रही है। जब किसी आमजन की बात आती है तो वित्तीय पोषण की समस्या खड़ी हो जाती है। ये क्यों होती है समस्या खड़ी? जबकि मेरा किसान सबसे बड़ा उपभोक्ता है, एक साबुन से लेके और अपने पशु के बांट तक का पूरा टैक्स पे करता है और वो एक किसान के घर से कम 1 लाख रुपए सालाना टैक्स जाता है। जबकि ये टैक्स पेयर लोग ये कहते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं। सबसे बड़ा अगर टैक्स पेयर कोई है, उपभोक्ता है, तो गांव का किसान और मजदूर है। तो वो अपेक्षा जरूर रखता है। और इस सरकार को अगर कुछ देना है छात्र को, उस छात्र बेरोजगार छात्र को रोजगार और किसान के खेत को पानी और उसका पसीने का पूरा पैसा, ये उम्मीद करते हैं हम इस सरकार से। ठीक है, आप उम्मीद करते हो, बिल्कुल ये ज़रूरत भी है किसान की और हमेशा से यही मांग रहती है, लेकिन पूरी होती नजर आती है, इसलिए किसान की नाराज़गी भी देखने को कहीं ना कहीं मिलती है। नरेश जी, अब देखिए अलग अलग सेक्टर की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान कि इस बजट को, नई सरकार का ये पहला पूर्णकालिक बजट 2047 की बात की जा रही है कि विजन 2047 की झलक इसमें नजर आएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि फोकस किस पर ज़्यादा रहेगा? वाकई में जो पुरानी जो घोषणाएं की जा चुकी है उसके एक्सपेंशन को लेकर इस पर फोकस रहेगा या फिर कुछ नया भी मिल सकता है? देखिए, अभी निर्मल ने जो बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ ये बात ठीक है कि जब पहला बजट होता है तो ये देखा जाता है कि किस तरह से राजस्थान के विकास का मानचित्र बनाना है। घोषणाएं जो पूरी ना हो सके उनसे बचा जाता है, लेकिन मैं इसको राजनीतिक चश्मे से देखता हूँ। अब देखिए कि जब राजनीति में कोई संदेश देना होता है तो कई बार इस तरह के फैसले हो सकते हैं। हालांकि दोनों पहलू है जो निर्मल जी ने कि घोषणा नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन एक इसका दूसरा जाए हमारे सेक्टर को ध्यान दिया जाए, इसलिए सरकार राजस्थान में बदली गई, लेकिन अब कितना
कुछ सुना गया या फिर शामिल किया गया इस बजट में, वो भी बेहद अहम हो जाता है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। बेहद अहम है, जब हम राजस्थान की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो टूरिज्म बेहद अहम सेक्टर यहाँ पर हो जाता है। और ऐसे में हर कोई प्राथमिकता की बात भी करता है। वित्त मंत्री जो कि खुद पर्यटन मंत्री भी हैं, ऐसे में पर्यटन सेक्टर को और ज्यादा उम्मीद यहाँ पर है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ दो अहम चीजें जो इस बार बजट में शामिल किया जाना चाहिए पर्यटन के लिहाज से? दो चीज़ें मुझे लगता है कि 100% इस बजट में शामिल होगी। एक तो जो अभी निर्मल जी ने कहा, हमने सुझाव भी दिए टूरिज्म बोर्ड के लिए, और दूसरा एक एडवाइजरी बने और टूरिज्म यूनिट पॉलिसी जो हमारी लंबित है, पिछली सरकार नहीं लाई थी 2024, उसकी घोषणा जरूर होगी। इसका मुझे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल पूरी उम्मीद। श्वेता, लेकिन जब हम इस बजट की बात करें या सरकार की बात करते हैं, प्राथमिकता में कह रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है कि युवा हो, नारी हो, किसान या गरीब, ये हमारी प्राथमिकता में। आप महिला भी हैं, उद्यमी भी हैं, दोनों के लिहाज से अगर बात करें तो कितनी उम्मीद आप कर रही हैं इस बजट से? जी श्वेता जी, मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप जयपुर की बात करते हैं तो ये एक जवाहरात का हब है। आज आप देखिए इंडिया के सारे कोने में, अपना पोल्की का ले लीजिए, सोने का व्यापार ले लीजिए, आज जयपुर सबसे नंबर 1 आता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट कम लगाएंगे, अगर अपना इसमें ये रहेगा कि हॉलमार्किंग ज्वेलरी मैंडेटरी कर दी जाएगी, तो मेरे हिसाब से लेमैन आराम से उसको खरीद पाएगा और बिना झिझक के किसी भी ज्वेलर से ले पाएगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इससे लेकर भी अहम फैसले यहाँ पर लेना चाहिए? बिल्कुल। राजेश कंदोई जी, अब देखिए, जब आर्थिक तौर पर बात करते हैं तो हम दोनों तरफ से देखें, सरकार की भी आर्थिक स्थिति क्या है, कितना दिया जा सकता है, या कितना आम जनता से रेवेन्यू के तौर पर भी बनाया जा सकता है, टैक्स के तौर पर, बहुत कुछ है। हर एंगल से सोच रही होगी सरकार भी और आम जनता भी इस लिहाज से सोच रही है। तो ऐसे में उम्मीद की बात की जा रही है, लोक लुभावन नहीं हो सकता है। जब लोक लुभावन नहीं होगा तो बहुत कुछ बेहतर मिल जाए, आम जनता को राहत मिल सके, ये भी उम्मीद कम लगती है। बिल्कुल। देखिए, हालांकि राजस्थान के स्टेट बजट में गवर्नमेंट के पास में टैक्स के लिए बहुत ज़्यादा अभी गुंजाइश नहीं रहती है, क्योंकि जीएसटी जो एक मेन पार्ट है वो अभी केंद्र के पास चला गया है। लेकिन फिर भी जीएसटी के अंदर जो विसंगतियां हैं, जिसके कारण व्यापारी वर्ग को, औद्योगिक वर्गों को जो परेशानी होती है, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। इस बजट में मुझे लगता है कि कृषि आधारित, पर्यटन आधारित, मिनरल आधारित उद्योगों का बढ़ावा देकर, परंपरागत स्वरोजगार के साधनों को बढ़ावा देकर सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा। आज हमारे पास लगभग 18 लाख युवा बेरोजगार हैं, तो 18 लाख नए स्टार्टअप कैसे लगें, इसके लिए सरकार को ध्यान देना होगा। अभी भारत में वर्तमान में कुल 1,27,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, जिसमें से राजस्थान में केवल 3700 स्टार्टअप है। मतलब राजस्थान का स्टार्टअप में कुल हिस्सा 3% से भी कम है। तो नए स्टार्टअप को बढ़ावा कैसे मिले, इस प्रकार की योजनाएं सरकार निश्चित रूप से इस बजट में लाएगी। और नए उद्योग विकसित होने से नए व्यापार, परंपरागत लोगों का जो व्यवसाय था, उस व्यवसाय को छोड़कर युवा नौकरियों के पीछे भाग रहा है। तो परंपरागत तरीकों के जो व्यवसाय, जो प्रोफेशन थे, उनमें युवाओं की रुचि कैसे बढ़े, उनकी पॉलिशिंग हो, उनकी डस्टिंग हो, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हर घर में एक नया स्टार्टअप लाने की योजना सरकार को बनानी है, जिससे राजस्थान का विकास हो और राजस्थान के ऊपर जो बहुत ज़्यादा ऋण का भार है वह भी कम होगा। आज देखिए, राजस्थान प्रति व्यक्ति ऋण में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है और प्रति व्यक्ति आय में 27वें नंबर पर है। तो सरकार को पूरा ध्यान देना होगा कि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ाई जाए, और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार के अलावा और कोई उपाय नहीं है। सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती, और अगर देती भी है तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। बिल्कुल, असली उम्मीद कर रहे हैं कि नौकरियों का दायरा बढ़े। युवा तो यही उम्मीद करता है कि सरकार की तरफ से बढ़े, लेकिन कितनी क्या गुंजाइश हो सकती है वो भी देखना। हाँ, नौकरी और स्वरोजगार, इनमें जो रोजगार की परिभाषा है उसी को बदल करके आज हमें यह समझना होगा कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार का मतलब और बहुत सारे उद्योग धंधे विकसित किए जा सकते हैं। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से पार पाने के लिए संभावनाओं की भी राजस्थान में कमी नहीं है। फिर ये बिल्कुल ये भी अहम हो जाता है कि इस दिशा में फिर सरकार इस बजट में क्या कर सकती है। सूरजभान सिंह जी हमारे साथ हैं। सूरजभान सिंह जी, सीधे तौर पर हम कर्मचारियों की ही बात कर लेते हैं। किसी भी सेक्टर के कर्मचारी उम्मीद हमेशा लगाता है, कई बार अहम फैसले होते हैं, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को लेकर, उनकी मांगों को लेकर, उनकी जरूरतों को लेकर उतना ध्यान सरकार नहीं रख पाती, ऐसा कर्मचारियों का मानना है।
क्या उम्मीद इस बजट से है? क्या आपको लगता है कि नई सरकार है तो हमारे लिए ये सोचेगी? श्वेता जी, जहां तक कर्मचारी वर्ग की बात है तो कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाया जाना सरकार का मुख्य एजेंडा होना चाहिए। कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा के तहत इस बजट में दीर्घकालीन योजना के तहत डबल इंजन की भाजपा की पूरे 5 साल की सरकार है, उन्हें भी कर्मचारियों को ओपीएस पेंशन सुविधा दिए जाने के बारे में ईमानदारी से विचार करना चाहिए और सामाजिक सुरक्षा लागू करनी चाहिए। दूसरा पक्ष अगर कर्मचारी का आता है तो बेरोजगार नवयुवकों को नौकरियां दिया जाने के लिए, मैं कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर से आता हूं, पिछले 3 साल से सहकारी बैंकों में राजस्थान में 1000 पद खाली पड़े हैं और 7800 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जहां पिछले 15 साल से कोई भर्ती नहीं की गई है। अगर वहां रोजगार दिया जाए तो 8000 पद वहां खाली पड़े हैं। तो सरकार को सहकारी बैंकों में और सहकारी पैक्स में जो किसानों की सेवा के लिए है, उनकी संपन्नता, किसानों की संपन्नता का पर्याय है, वहां भर्ती की जानी चाहिए और साथ ही साथ कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ठीक है। तो कर्मचारियों की समस्याओं पर, कर्मचारियों की मांगों पर, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 6 माह से कह रहे हैं कि हम कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं, तो सरकारी महकमे में, सरकारी ब्यूरोक्रेसी में, उनकी कार्य संस्कृति में सरकार परिवर्तन के साथ परिवर्तन नजर आना चाहिए। ब्यूरोक्रेट कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार नजर आने चाहिए। चलिए, क्योंकि अब 1 घंटे मैं से ये भी कहना चाहूंगा श्वेता जी, एक नागरिक के नाते कि समग्र विकास का बजट हो, एक छोटी सी बारिश में शहर जलमग्न हो जाता है, सुबह और शाम को कार्यालय समय पे शहर में जाम लग जाता है, तो हैप्पी प्राइस इंडेक्स बढ़ना चाहिए। ठीक है। नागरिक में जन सुख, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हैप्पी इंडेक्स यहाँ पर बढ़ना चाहिए। लेकिन सीधे रुक करते हैं, सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं विधानसभा से। दिनेश, देखिए चर्चा तो उम्मीदों को लेकर जारी है, इस बजट को लेकर, क्योंकि विधानसभा में आप मौजूद हैं और करीब 48 मिनट का वक्त और बचा होगा जब बजट यहाँ पर पेश होगा। लेकिन विधानसभा से क्या तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, किस तरह की प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से आ रही है बजट से पहले? जी देखिए, विधानसभा के अंदर जो बजट की प्रतियां और कॉपियां है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और सामने ही विधायक के जो फ्लैट है, तो ऐसे में अमूमन विधायक है वो 10:30 बजे बाद आते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कई बीजेपी के विधायक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। श्वेता जी, आज काफ़ी अहम दिन है। भजन लाल सरकार अपना पहला पूर्णकालिक बजट पेश करेगी। इससे पहले उन्होंने लेखानुदान लिया था। 2 रिकॉर्ड भी इस बजट को पेश करने के दौरान बन जाएंगे कि राजस्थान में 20 साल बाद कोई मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर राजस्थान का बजट पेश नहीं करेगा। 20 साल पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तब प्रद्युमन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश किया था और आज दिया कुमारी वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करेगी। एक और श्वेता जी रिकॉर्ड बना है कि 31 साल बाद केंद्र सरकार के बजट से पहले राजस्थान सरकार का बजट आएगा। और इससे पहले 1991 में ऐसा हुआ था जब भैरू सिंह की सरकार थी, क्योंकि राजस्थान सरकार ने लेखानुदान है वो 31 जुलाई तक लिया था, जिसके चलते जो विधानसभा के नियम है, टेक्निकल पॉइंट के चलते पहले बजट पेश किया जा रहा है। और हर सेक्टर को, हर वर्ग को, हर तबके को बेहद उम्मीद है। खास तौर से एनर्जी सेक्टर की बात की जाए तो ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे बना जाए, इसके लिए सोलर से जो बिजली का प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देना होगा। और कृषि सेक्टर में किसानों को एक बड़ी सौगात मिल सकती है कि जो वो लोन लेते हैं, तो जो बैंक है, किसी भी प्रकार के विभिन्न बैंक है, वो उनकी ज़मीनों की नीलामी नहीं कर पाए, इसकी उम्मीद है। हेल्थ सेक्टर को सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि किस तरह आरजीएस और जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है उसका सरलीकरण किया जाए, जो खामियां हैं वो यहाँ पर दुरुस्त की जाए। जयपुर शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर से झोटवाड़ा और प्रतापनगर इलाके में, तो बिसलपुर का पानी और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सप्लाई की जाए। प्रशासन गाँवों के संग और शहरों के संग जो कैंप लगेंगे उनका नया स्वरूप क्या होगा, किस नए कलेवर में आएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार, कर्मचारियों को कई छूट और रियायत की जो उम्मीदें वो यहाँ पर है। उसके बाद एजुकेशन में तबादला जो नई पॉलिसी है उसका बेसब्री से लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि आज उसकी घोषणा होगी। तमाम चीज़ों का यहाँ पर इंतजार रहेगा। मेरे सहयोगी दिनेश कसाना साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं किस तरह की आज जो बजट पेश करने की तैयारी है, क्या माहौल है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण आज का बजट रहेगा, चूँकि 11 बजे विधानसभा में दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। और कहा जा रहा है कि हालांकि उनके पिटारे में क्या रहेगा ये तो जब वो बजट पेश करेंगी तब पूरी तस्वीर साफ होगी, लेकिन बताया जा रहा है कि 2047 सर्वस्पर्शी होगा। राजस्थान के विकास सन 2047 तक का रोड मैप होगा। सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों को कैसा विकास हो, स्थायी विकास हो, इस मूल संकल्प के साथ हमारा बजट पेश होगा। हमारे बजट में कोई
लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं होकर के हम ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिस पर चलकर हम समृद्ध और विकसित राजस्थान को बना सकें। हमारे मोदी जी का जो संकल्प, जो सपना है कि विकसित और समृद्ध भारत, और जब तक विकसित और समृद्ध राजस्थान नहीं होगा तो मोदी जी का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए मोदी जी को सपना पूरा करने के लिए हम हमारे जो संकल्प है उनको समाहित करते हुए बजट लाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। तो प्रतिक्रिया लगातार आ रही है। जोगाराम पटेल को आप सुन रहे हैं, जिन्होंने साफ कहा कि लोक लुभावन कोई यहाँ पर घोषणा नहीं होगी, लेकिन हाँ, विकास के लिहाज से बहुत कुछ है जो इस बजट में मिल सकता है। सहयोगी विनोद सिंह चौहान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे, विधानसभा से क्या अपडेट मिल रहा है? विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी होगा, कॉपियां भी पहुंच चुकी है बजट की। जी बिल्कुल, देखिए 10:30 बजे वित्त मंत्री दिया कुमारी यहाँ पहुँच जाएंगी और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हैं जो सुबह से यहाँ नज़र बनाए हुए हैं और बजट को लेके बहुत कुछ बताने को है, बहुत सारी इनपुट इनके पास है और क्या कुछ रह सकता है। जी योगेश। देखिए विनोद, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज लेखा अनुदान का मतलब था कि वो केंद्रीय बजट के बाद आता है, लेकिन ये बजट पहले लाया जा रहा है। आमतौर पर ऐसा होता है कि बजट केंद्रीय बजट के बाद ही आता है। तो एक तो सबसे बड़ा पहलू ये था कि इस बजट को पहला लाया जा रहा है, लेकिन इस बजट में वो तमाम बातें हैं जिसका अनुमान लगाया जा सकता है कि केंद्रीय बजट में क्या कुछ होगा, चाहे वो हेल्थ की स्कीम हो, चाहे वो रोज़गार को लेकर हो, चाहे वो गरीब महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को थामने को लेकर हो। तो तमाम जो बड़ी पहल है उन बड़ी पहल को इसमें शामिल किया जाएगा। और एक बात जो लगातार आप सब और हम कह रहे हैं कि ये बनर्जी सरकार का वो बजट है जिसमें विज़न सामने होगा। विज़न बीजेपी सरकार का होगा, अब तक की बीजेपी सरकार के जो बजट रहे उनका होगा। नई तरह की स्कीम्स हमें संघ के महापुरुषों के नाम पर, बीजेपी के आदर्श पुरुषों के नाम पर देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सड़क, ये तमाम वो मुद्दे रहते हैं जिन पर सबकी नज़रें रहती हैं। और लोकसभा चुनाव के परिणाम और 5 विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले बजट आ रहा है। ऐसा पहली बार हुआ राजस्थान के इतिहास में कि किसी बजट के आने से पहले 5 जगह पर विधानसभा के उपचुनाव होने शेष हैं। मतलब राजस्थान की इस विधानसभा में 5 विधायक नहीं है इस वक्त और 5 जगह। तो ऐसे में ये जो बजट होगा ये राजनीतिक संदेश देने का भी काम करेगा उन 5 विधानसभा उपचुनाव पर जो अब सामने होंगे, चाहे वहाँ से जुड़ी कोई योजना हो या कोई सर्वांगीण ऐसा योजना हो जिसका लाभ उन इलाकों को मिल सकता है जो यहाँ पर चुनाव होने, चाहे दौसा हो, चाहे 84 की सीट हो, चाहे देवली उनियारा की सीट हो। तो 5 सीटें, चाहे झुंझुनू की सीट हो, करना पड़ रहा है कि किस तरह के चेहरे उन इलाकों में चुनावी समर में उतारे जाएं। तो ओवरऑल हम देखें, अभी उप मुख्यमंत्री संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि लोक लुभावन नहीं होगा, विस्तार का बजट होगा, मजबूत बजट होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि बजट मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपको अभी और 4 बजट पेश करने हैं। और लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिनों बाद देश की महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेगी, उससे पहले राजस्थान की महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। तो अपने आप में ये एक बड़ी पहल है। हमने वो दौर भी देखा जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार हुआ करती थी, वो मुख्यमंत्री थी महिला के नाते, उस समय चीफ सेक्रेटरी महिला हुआ करती थी। और एक कहा जा सकता है कि और राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह भी महिला थी। और आज हम उस इतिहास से भी रूबरू हो रहे हैं जब एक महिला उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री के नाते राजस्थान के सदन में बजट पेश करेंगी। और राजस्थान के सदन का एक पुराना इतिहास रहा है। हम 2 कार्यकाल को छोड़ दें, वो भी शुरुआत के अशोक गहलोत के कार्यकाल में भी प्रद्युमन सिंह बजट पेश कर चुके हैं वित्त मंत्री के नाते। तो काम की शुरुआत को विशेष श्रेष्ठ दिन बुधवार मानते हैं। मैं मानता हूँ राजस्थान की सुख, शांति, समृद्धि और रिद्धि सिद्धि का आज बजट आने वाला है। मैं पूर्व में ही संपूर्ण राजस्थान को और हमारे हम सब के आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल शर्मा साहब और वित्त मंत्री हमारी दिया कुमारी जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा पहले पूर्व में ही कि आप हमारे लिए ऐतिहासिक बजट संपूर्ण राजस्थान के विकास के लिए, अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान, आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प और सपना है गुजरात की तरह संपूर्ण भारतवर्ष में विकास डेवलप हो,
डेवलपमेंट आगे बढ़े, विकास की गति पकड़े। उसी क्रम में मानता हूँ क्या युवा, क्या किसान, क्या व्यापारी वर्ग, क्या नौकरी पेशे वाले, यानी संपूर्ण राजस्थान के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक गरीब कल्याण योजना भी हो और प्रत्येक व्यक्ति का इस बजट के माध्यम से विकास, डेवलपमेंट भी हो। उन सब बातों को ध्यान रखते हुए ऐतिहासिक आधारशिला आज बजट के माध्यम से रखी जा रही है। तो विधानसभा में विधायक पहुंच रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं बजट से पहले, लेकिन न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं क्योंकि हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। उम्मीदें हर किसी को है, लेकिन क्या हो सकता है उस पर चर्चा करने के लिए पूनम वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूनम, ओवर टू यू। बिल्कुल, क्योंकि चर्चा लगातार जारी है और खास सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। श्वेता, आपने भी इनसे चर्चा की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, चाहे वो टैक्स से जुड़े हों, एजुकेशन से जुड़े हों। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, हर कोई ये सोच रहा है कि लोक लुभावना होगा, राहत मिलेगी, डबल इंजन की सरकार है, बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन देखा जाए तो ये बजट व्यवहारिक हो सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जो डिस्कशन हो रहा है उससे यही निकल कर आ रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है, एजुकेशन, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, जिस पर उम्मीद होती है तो फिर वो पूरी होती भी नजर आती है, चाहे फिर वो एजुकेशन ढांचा हो या फिर शिक्षक से जुड़ा मुद्दा हो या वैकेंसी से जुड़ा मुद्दा हो या फिर आने वाली वैकेंसियों में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात हो। सहयोगी डिंपल हमारे साथ है। डिंपल, आपको क्या लगता है, इसे लेकर कुछ हो सकता है? देखिए, बिल्कुल बात अगर की जाए, इस बजट में कहा जा रहा है हर वर्ग पे ध्यान रखा जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा जो चीज़ें पहले से उनका विस्तार किया जाएगा, कुछ नया कोई बड़ी सौगात नहीं मिल सकती। लेकिन स्कूली बच्चों को नहीं छोड़ा जा सकता, और खासतौर पे शिक्षक, क्योंकि तबादला नीति की अगर मैं बात करूँ, शिक्षकों की भर्तियों को लेकर इस बार ज़्यादा फोकस है। जो इस बार बजट है, कहा जा रहा है युवाओं को जो भर्ती दी जाएगी, लेकिन उसके साथ ही साथ स्कूलों में जो शिक्षकों के पद रिक्त हैं उसको लेकर भी भर्ती के लिए जो ऐलान है वो हो सकता है। साथ ही साथ जो तबादला पॉलिसी है, जिसको लेकर पिछले करीब 5-6 साल से इंतजार कर रहे हैं तृतीय श्रेणी के शिक्षक, क्योंकि हाल ही में जो मदन दिलावर है शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा था कि बजट सत्र के बाद जो तबादले हैं वो संभव है। तो हो सकता है कि इसकी जो शुरुआत है वो बजट सत्र से ही की जाए। और अगर स्कूली बच्चों की बात करें, पोषाहार में खास तौर पे जो बदलाव हो सकता है, पोषाहार के तौर पर अभी जो दूध दिया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि पाउडर दूध दिया जा रहा है, बच्चे पीते नहीं है, तो उसमें बदलाव करके उन्हें मिलेट से रिप्लेस किया जाएगा। जो बच्चों को मिलेट्स या फिर दलिया है जो पोषाहार में दिया जाएगा। और साथ ही साथ और चीजों की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यूनिफॉर्म का मुद्दा है, और जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं, जो कि कांग्रेस सरकार ने शुरू करी थी, लेकिन पिछले दिनों कुछ चर्चा थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनको बंद किया जाएगा, लेकिन इस पर भी सरकार ने इसको पूरी तरह से नकारा था कि बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन इस पर यह फैसला हो सकता है कि उनको मर्ज किया जाए, कोई नया नामकरण हो जाए, कोई उसको रीनेम कर दिया जाए, लेकिन जो बच्चों की शिक्षा है वो बेहतर और कैसी बन सके, इसको लेकर भी काम किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लेवल 1 में अभी तृतीय श्रेणी की महिलाओं को आरक्षण दिया है 50%, लेकिन लेवल 2 में भी ये जो आरक्षण का प्रतिशत है वो बढ़ाया जा सकता है 33% कुछ के लगभग, इसकी उम्मीद भी जताई जा रही है। साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म का मुद्दा जो पिछले दिनों काफी बिल्कुल, और अब रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं, वो रिएक्शंस भी सुनाएंगे क्योंकि सदन में पहुंचना शुरू हो गया, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो फिर वो विपक्ष के नेता हो। तैयारी पूरी है, लेकिन वक्त अब 11 बजे के करीब पहुंचने वाला है। लेकिन डिंपल, जैसे कि आपने एजुकेशन की बात की, शिक्षकों की बात की, नौनिहालों की बात की, युवा क्या चाहते हैं? युवा, अभी हम बात कर रहे थे जोधपुर में, कुछ युवा जुड़े थे हमारे सहयोगी के साथ, उनका कहना था वैकेंसी निकाल दो, रोजगार नहीं है, सब बेरोजगार, कोटा में पहले रोजगार होता था, बेरोजगार हो रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी यही आवाज उठ रही है, पूरे राजस्थान से यही आवाज उठ रही है। उम्मीद पूरी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो ये बजट आज आ रहा है उससे युवाओं को बहुत बड़ी उम्मीद है। युवा चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो भर्तियां हैं वो इस बजट में देखने को मिले, और उम्मीद की जा रही है कि करीब 75,000 के करीब जो भर्तियां हैं वो इस बजट में आ सकती हैं, यानी कि घोषणाएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ तमाम जितने भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रदेश में, उनके जो रिक्त पद चल रहे हैं, प्रोफेसरों की जो कमियां हैं, उनको लेकर भी इस बजट में घोषणा हो सकती है। और कहीं ना कहीं जो सरकारी कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको किस प्रकार से मजबूती प्रदान की जाए, तो इसको लेकर भी कुछ बजट में प्रावधान है, वो यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है युवा जिसको देखते हैं वो है सिर्फ भर्तियाँ, क्योंकि आपने भी देखा कि लगातार भर्तियों की मांग है वो यहाँ पर की जा रही है। स्कूलों की बात की जाए, चाहे कॉलेजों की बात की जाए, उनमें खासा शिक्षकों का टोटा है। तो ऐसे में प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि जो खाली पद है पहले उसे तो भरा जाए। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है कॉलेजों में, लगातार शिक्षक हर साल रिटायरमेंट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको एक बात बता दूं कि जो प्रोफेसरों की जो सेवानिवृत्ति का जो आयु है वो 60 साल है, तो उसको 62 करने पर भी यहाँ पर चर्चा है। तो कुछ उम्मीद ये तमाम जितने भी प्रोफेसर उनको ये की जा रही है कि इसको 62 भी इस बजट में किया जा सकता है। चलिए ठीक है, विमल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, बजट में बजट
बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, चाहे आर्थिक मामले हो, टैक्स हो, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पिछले सरकार की कार्यकाल की हम बात कर ले, इतना कर्ज छोड़ गए, ऐसे मुख्य पॉइंट्स हैं, आप उंगली में जरा गिनवाइए जिसे लेकर बीजेपी सरकार टेंशन में हो सकती है। जहाँ तक इस बजट की बात करें, इस बजट में सरकार के सामने पहली चुनौती वित्तीय प्रबंधन को लेकर के होगी। अभी 2022-23 के अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखा जाए तो 5,37,000 करोड़ रुपए का राजस्थान के ऊपर कर्ज था। अभी स्थिति ये है कि हर राजस्थानी करीब 70,000 रुपये से कर्जदार है और इस कर्ज को चुकाने के लिए सरकार को और नया कर्ज लेना पड़ता ताकि वो इसका ब्याज भी चुका सके। आज सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी राजस्थान में निवेश को आकर्षित किया जाए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, 2024 के अंदर एक निवेशक सम्मेलन आयोजित किए जाने की कोशिश कर रही है, जिसके माध्यम से कोशिश ये भी होगी कि राजस्थान में नया निवेश आए। इसके अलावा जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है, रिप्स, उस रिप्स का भी नया वर्जन आना चाहिए। उस रिप्स में लोगों को, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले तो सर इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि समिट पहले करवाई जाए। बिल्कुल, समिट पहले करवाई जाए। राजस्थान में निवेश को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किए जाए, क्योंकि सरकार की जेब में पैसा होगा तभी तो बटेगा, पैसा ही नहीं तो किसको बांटेंगे हम। बिल्कुल, ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार को उम्मीद की जा सकती है कि इस बजट के अंदर सरकार की ओर से कोई घोषणाएं हो। बिल्कुल, पैसा इन्वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए। अब खास है वित्त मंत्री के तौर पर, उप मुख्यमंत्री के तौर पर, पर्यटन मंत्री के तौर पर, और खासकर अब तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री भी अपने राजस्थान से ही हैं। उम्मीद की जा सकती है टूरिज्म को लेकर? देखिए, उम्मीद तो सबको है, पूरे राजस्थान को है, यहाँ की 7.5 करोड़ से ज़्यादा जनता को है पूनम। लेकिन उम्मीदों के साथ साथ जनता को थोड़ा व्यवहारिक खुद को भी होना पड़ेगा कि सरकार के वित्तीय संसाधन किस तरह के हैं। दो सबसे बड़े सेक्टर हैं, माइंस और टूरिज्म। माइंस सेक्टर ऐसा है जो प्रदेश के एसडीडीपी के अंदर 15 से 20% का जिसका योगदान है, और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जो 12 से 14% है। तो वाहवाही बटोर चुके हैं, निश्चित तौर पर वाहवाही बटोर चुके। देखिए, अब इसके लिए अब क्या होना क्या है कि अब नए आयोगों का गठन, नई टास्क फोर्स का गठन, नई कमेटी जो हाई पावर कमेटी है उनका गठन, नए बोर्ड्स का गठन उस लिहाज से होगा कि जैसे जिस तरह से अभी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे भारत, डिम्पल ने भी कहा कि नई भर्ती आ सकती है। देखिए, नई भर्ती आएंगी, निश्चित तौर पर नई भर्ती इसमें बताई जाएंगी। नई भर्ती की प्रक्रिया 1.5 से 2 साल लंबी होती है, तो सरकार के पास उसका भी उसमें कोई वित्तीय प्रावधान करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन एक ऐसी घोषणा होगी जिससे युवा को लुभाया भी जा सकेगा, बेरोजगार को लुभाया भी जा सकेगा, जिसमें किसी तरह का वित्तीय प्रावधान नहीं करना है। ऐसे ही जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी है। अगर महिलाओं सशक्तिकरण की बात करें तो एक बड़ी हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया जाए, उसमें बताया कि महिलाओं को किस तरह से उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। तो इस तमाम सरकार को करना यह है कि 1.5-2 साल का जो अगला जो समय बड़ा क्रूशल है पूनम, इसमें आपको वित्तीय संसाधन तो जुटाने हैं, क्योंकि जिस तरीके